हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सर्जन दोस्त। आज हम बात करते हैं फिस्टुला इन एनो की सर्जरी के बाद रिकरेंस को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। फिस्टुला इन एनो नीड्स सर्जरी ओनली, you can't treat it with medicines, right? And even after doing surgery, in a good number of cases there is a recurrence. तो आइए जानते हैं कि ये फिस्टुला इन एनो या भगंदर या जो नासूर है ये होता क्या है। दरअसल फिस्टुला एक ट्यूब है जो एनल कैनाल की इंटरनल लाइनिंग को एनस के पास की स्किन से जोड़ता है। इट्स अ हॉलो ट्यूब। इसमें से रह रह के पस, ब्लड, पानी या कभी कभी स्टूल के पार्टिकल्स निकलते हैं जो बहुत तकलीफ़ देते हैं। यह जो फिस्टुला है ये कई तरह का हो सकता है। इंट्रास्फिंक्ट्रिक, ट्रांसस्फिंक्ट्रिक, एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक, सुप्रालीवेटर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। फिस्टुला के साथ कई प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड रह सकती हैं, जैसे कि एब्सिस का होना। तो जो सबसे पहला जो जो नियम है रिकरेंस को मिनिमाइज़ करने का, वो यह है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं क्या वो मौजूद हैं, तो उनका निदान होना बहुत आवश्यक है। क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? पहला, क्रोन्स डिसीज़ जैसी बीमारी तो नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, एनल कैंसर तो नहीं है, साथ में एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे डायबिटीज़ तो नहीं है, आप स्मोकर तो नहीं हैं। तो अगर इनमें से कुछ कारण है तो उसका इलाज साइमल्टेनियसली या बिफोर द प्रोसीजर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली चीज़ है रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना। नंबर 2, सही वक्त पर सर्जन को दिखाना। अक्सर लोग इस बीमारी को लेके घूमते रहते हैं, बीमारी बढ़ती रहती है और जो सिंपल फिस्टुला है उसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में बदलते देर नहीं लगती और ऐसे केसेस में रिकरेंस ज़्यादा होगा। तो जो आपका प्रेजेंटेशन है वो सही वक्त पे होना चाहिए और इसका जो बीमारी का असेसमेंट है उसको आपका सर्जन फिंगर डाल के, जिसको DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, या फिर प्रोक्टोस्कोपी, एक छोटा सा मेटलिक ट्यूब जो अपने OPD में ही वो आपको जेली लगा के डालेंगे अंदर और चेक करेंगे कि अंदर कुछ इंटरनल ओपनिंग या कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है ये बहुत ज़रूरी है। फिस्टुला का इंटरनल ओपनिंग का मिलना बहुत ज़रूरी है। जिन केसेस में इंटरनल ओपनिंग नहीं मिलती है उसमें 70 से 80% केसेस में ये बीमारी दोबारा हो जाती है। तो कुछ ऐसे टेस्ट भी कराए जा सकते हैं जैसे कि MRI फिस्टुलोग्राम, या फिर एंडोएनल अल्ट्रासाउंड, या फिर CT फिस्टुलोग्राम, जिससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपकी फिस्टुला की जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है और इससे हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी रिकरेंस रेट कितनी होने वाली है, दोबारा होने की संभावना। जितना कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला उतना ज़्यादा रिकरेंस होने की संभावना सर्जरी के बाद। और ऐसे केसेस में कभी कभार ग्रेडेड सर्जरी भी करनी पड़ती है जो स्टेप्स में करनी पड़ती है। तो फिस्टुला के टाइप पर डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। क्या फिस्टुलेक्टमी होना चाहिए, क्या ओपन फिस्टुलेक्टमी होना चाहिए, या लेज़र से होना चाहिए, फिस्टुलॉटमी होना चाहिए, लिफ्ट प्रोसीजर जैसी चीज़ें होनी चाहिए, या फिर लेज़र से इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द डिसीज़। साथ ही ये याद रखें कि जब आपने टेस्ट कराएं तो आपकी सर्जरी उसके कुछ ही समय के भीतर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने टेस्ट करा लिया फिर हम महीनों बैठे हुए हैं और जब हम दोबारा सर्जरी के लिए तैयार होते हैं हमारा सर्जन नए टेस्ट नहीं कराता, पुराने टेस्ट के आधार पर हम जब प्लानिंग करते हैं और OT में फिर हमको थिएटर के में जब हम सर्जरी को जब करने जा रहे होते हैं तो फिस्टुला काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। तो टेस्ट कराएं, एवेल्युएशन कराएं और ये काम जल्दी होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रा ऑपरेटिव, यानी कि आपके सर्जन द्वारा क्या सलाह दी गई है। देखिए, जैसा फिस्टुला, जिस कैटेगरी का फिस्टुला, जिस ग्रेड का फिस्टुला, उसके आधार पर उसका इलाज। तो आप अपने सर्जन से मिलके ये डिसाइड करिए कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट है। इस चक्कर में मत पड़िए कि ये सिर्फ मेरे को लेज़र से ही कराना है या वाफ्ट ही कराना है। नहीं, आपका सर्जन जानता है कि क्या सही तरीका रहेगा और क्या ये स्टेजेस में होना है या ये इसमें सिटॉन डलेगा यानी कि एक धागा डलेगा। ये सब बातें जो हैं वो आपको मिलके एक कॉमन प्लान पे वर्क करते हुए डिसाइड करना होगा। और हरगिज़ जो एड्स हैं उन पे भरोसा ना करें कि 100% गारंटी, 100% सक्सेस रेट, लेज़र से जो इलाज, लेज़र कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, ये केवल एनर्जी सोर्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सर्जन आपको क्या सलाह देता है और आप उससे
जब इत्तेफाक रखें और तब जाके कॉमन प्लान बनाएं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप्स। रेगुलर फॉलोअप्स होना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन, सफाई, सिट्स बाथ में बैठ के उस जगह की वुंड की सफाई होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शावर से उसको क्लीन करना है, पानी साबुन से साफ़ करना है। रेगुलर फॉलोअप से ये फ़ायदा रहेगा कि आपका सर्जन देखता रहेगा कि वो कितना हील हो रहा है, कहीं हम कुछ डेविएशन तो नहीं हो रहा हीलिंग में, कभी कुछ नए डेवलपमेंट हो जाते हैं, एब्सेस हो जाता है या सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शन थोड़ा सा फैल सकता है, तो वो क्विकली आपका सर्जन उसको असेस करता रहे। तो वीकली बेसिस पे दिखाते रहें, एनल हाइजीन को मेंटेन करते रहें और जो भी आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं सर्जन द्वारा दी गई वो आपको फॉलो करता रहना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रिस्क फैक्टर का कंट्रोल करना साइड बाय साइड, अर्ली प्रेजेंटेशन विद कैरेक्टराइजेशन ऑफ द डिसीज़, राइट प्लानिंग, सही सर्जरी होना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार लेज़र ही हो। और चौथा पोस्ट ऑपरेटिव वुंड केयर, ड्रेसिंग्स, हाइजीन और सर्जन के साथ रेगुलर फॉलोअप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगेगी और समझ में आएगा आपको कि किस तरह हम फिस्टुला की रिकरेंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपसे जल्दी दोबारा मिलता हूँ। नमस्कार।